Doloiji, please come in. Yeah, hello. Can you Hello. hear me? Yes, I can Yes. hear Hi. Yeah, good afternoon, Nazib. Good Rahulji. afternoon. My question is same thing. The migrant issue is a big issue in India, and Assam is also no exception. So lots of people from Assam, they are stranded in different parts of the India. So what do you think? Whether the government of Assam as well as the government of India is doing appropriate step, they are doing properly to evacuate the people from those places to their home states? As I already mentioned, it is a very challenging job. There might be discrepancies, but I don't want to raise or finger point about the discrepancies. This is not the time or the place. Whenever something like this happens, it is easy to point fingers. I don't want to do that. But our people are in pain. They are struggling. Millions of people are walking towards their homes. And it is our duty as the opposition, it is the duty of the government of India and all of us to protect them, to help them. And so I think the spirit should be one of trying to do as much as we can to make their life easier. And I think it is fundamental that we give direct money to them. It is very important that we get at their most difficult time in their life. They are not going to have a more difficult time than this. It is important that we are holding their hand and that they understand and that they believe that India is holding their hand and India is not going to let them down. And I commend my friends in the media for showing the tragedy that is unfolding, because if you had not shown the tragedy that is unfolding, we would not be able to build the type of pressure that we are building. Thank you, sir. May I now come back to Rajasthan, and Yogesh Sharma ji from First India, kindly ask your question. Yogesh Sharma ji, First India. योगेश जी, आपका राहुल जी आवाज आ रही है? आपका आवाज आ रही है? कैमरा राहुल जी आवाज आ रही है? योगेश शर्मा जी, ओके जी जी राहुल जी, ये बड़ा अहम सवाल है और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम सबसे बात की। राहुल जी, सबसे जरूरी सवाल, आपने 12 फरवरी को ट्वीट किया था और 12 फरवरी को आपने ट्वीट कर केंद्र की सरकार को आगाह कर दिया था, इस भयानक आपदा को लेकर ट्वीट कर दिया था, बता दिया था और ये बता दिया था कि ये संकट हर राज्य में फैलेगा। क्या मानते हैं आप बड़ी चूक हुई? और उसके बाद आज जब पूरा देश में हजारों लाखों प्रवासी किसी न किसी राज्य में पैदल चल रहे हैं, किसी न किसी राज्य में पैदल चलते हुए इनकी मौत भी हो रही है, बच्चे, बूढ़े, छोटे बच्चे, और ऐसी भयावह हालात पैदा हुए, तो क्या लगता है केंद्र और राज्य दोनों सरकारें वो अपना विश्वास उन्होंने प्रवासियों के मन में खो दिया? और इस तमाम जो हालात है उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी का कोई एक्शन प्लान है आपकी नजर में? आपने किराए को लेकर जरूर पहल की सोनिया जी ने, लेकिन क्या किराया काफी होगा क्योंकि लोग तो पैदल चल रहे हैं? ठीक नहीं, हमारे स्टेट्स में हम पूरी तरह सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्टेट्स में हम डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार डायरेक्टली पैसा दे रही है। हम मनरेगा पे फोकस कर रहे हैं, मनरेगा को हम डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी है। जहां तक अर्ली वार्निंग की बात है, सच है कि मैंने ये बात फरवरी में उठाई, मगर देखिए अब ये कहना उसका कोई मतलब नहीं है। अब किसने उठाई, कब उठाई, क्यों उठाई, वो अलग बात है, हो गया वो। ये जो तूफान है ये अभी आया नहीं है। ये आप मत सोचिए कि तूफान आ गया है, तूफान अभी सामने आ रहा है, और वो तूफान आर्थिक तूफान है और उससे बहुत सारे लोगों को चोट लगने वाली है। तो फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी, मगर जो ऑपोजिशन का काम है, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मैं सरकार पे दबाव डालना चाहता हूं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, देखिए तूफान आ रहा है, आर्थिक बहुत जबरदस्त आर्थिक डैमेज होने वाला है, और आप डायरेक्टली पैसा डालिए, लोगों के जेब में पैसा डालिए, डिमांड क्रिएट करिए। तो मैं दबाव डालने के लिए कर रहा हूं।
और मैं जानता हूं कि अगर हम थोड़ा दबाव डालें और अच्छी तरह से समझाएं तो सरकार सुन भी सकती है। और मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि अगर सरकार के लोग विपक्ष की बात अच्छी तरह सुने, क्योंकि उसमें थोड़ी सच्चाई है, अगर अच्छी तरह सुने वो तो हमारी बात मान लेंगे। इसलिए मैं दबाव डाल रहा हूं थोड़ा। ऑपोजिशन का काम यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया योगेश जी। मैं अब बिहार में टीवी 18 बिहार झारखंड दिवाकर जी हैं, कृपया वो आएंगे। दिवाकर जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार दिवाकर जी। राहुल जी, आपने माइग्रेंट लेबर्स की बड़ी समस्या आपने, भैया थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज। हाँ राहुल जी, आपने माइग्रेंट लेबर्स का जिक्र किया। प्रवासी मजदूर जो कोरोना का संकट काल है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, और आपने कहा कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए। मेरा सवाल है कि आप प्रधानमंत्री होते अगर, तो आप 3 कौन से बड़े कदम उठाते जिससे फौरी तौर पर राहत होती और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढा जाता? क्या उदारीकरण की वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है जो गांव, खेतों और हमारे घर की दहलीजों से रोजगार खत्म कर दिए, मौके खत्म कर दिए, और गिनती के कुछ शहर खड़े किए, आइलैंड खड़े किए, जहां रोजगार को लेकर हम भटकते हैं और पलायन को मजबूर होते हैं। और देश का पूर्वी हिस्सा खास तौर पे बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर आते हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, यहाँ रोजगार क्रिएट होते। तो क्या उदारीकरण की वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है, और वो सरकारें जो आगे ले जा रही थी वो व्यवस्था, उस व्यवस्था को वो जिम्मेदार नहीं है? आप बेबाक तरीके से अपनी बात रखते रहे। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, तो ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो जवाब नहीं दूंगा। मगर मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में मेरी क्या सोच है। शॉर्ट टर्म में डिमांड को आप फायर कीजिए। शॉर्ट टर्म में आप जो छोटे और मीडियम बिजनेस वाले हैं जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं उनकी आप रक्षा कीजिए, और जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मेडिकल साइड से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हाई रिस्क लोग हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए। ये हुई बात शॉर्ट टर्म की। मीडियम टर्म की बात जो है, ये जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं इनको आप सपोर्ट कीजिए, पूरे देश में सपोर्ट कीजिए। और इन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो 40% रोजगार हिंदुस्तान को दिलवाते हैं, इनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे के इनको आप बड़ा कीजिए, और बिहार जैसे प्रदेशों में ही रोजगार तैयार कीजिए। तो ये ब्रॉडली मैंने आपको बताया। कभी आप मुझसे गहराई में बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे गहराई में बात कर सकता हूं इनके बारे में, बट ब्रॉडली जब कोई घर छोड़ के जाता है तो रोजगार के लिए जाता है, भविष्य के लिए जाता है, अपना भविष्य बनाने के लिए जाता है। तो रोजगार की हमारी एक क्लियर कट नेशनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। Thank you, sir. May I now go to Tamil Nadu? And my friend from Tamil Nadu will pardon my pronunciation, for I'm from Haryana. I think the name is pronounced as Karthi Gai Selvan from Puttiya Talaimurai TV. Karthi ji, where is Karthi ji? Please ask your question. Please unmute yourself. Karthi, please unmute yourself. You're still muted. Karthi, Unmute yourself. Can you tell us what your room looks like, or can you give us some indication, because we can't see? It's a white background, sir. He's worn maroon shirt. Yeah. Yes. Can you hear me, sir? Yes, please. Good morning, Raghu, sir. Yeah. This is Karthik Chilvan from Pudhiya Talaimurai. You can call me as Karthik. It's new generation media. Yeah. Happy to have this session. Raghulji, the center has been claiming that the schemes announced for 20 lakh crore is to rebuild India using the crisis as an opportunity. Don't you see like that? It's like 1991 where we went for a reformation. Similarly, we are using this corona crisis as an opportunity to rebuild the
rebuild India. That's what the centers claims. Don't you see like that? I mean, I wouldn't like to compare what is going on right now to the crisis in the 90s. I don't think that is a correct comparison. I don't think this type of crisis has happened not only in India, but in the world. A crisis of this nature has not happened for a very long time. If we want to think about an opportunity into the future, we have to think about our present. You cannot imagine a future and then say, I'm not bothered about the present. And so if you want to have a future, you have to defend your present. And currently there is tremendous pain. In Tamil Nadu, I know many, I've seen pictures of many migrants who are walking from Tamil Nadu. These people are the future of India. We have to protect them. We have to support them. We have to give them money. We have to make them confident. And so, yes, there is a potential for a future transformation, but that will come later. But right now, today, we have to think about what is going to happen to all our old people. We have to think what is going to happen to our people who have heart disease, who have lung disease, and we have to protect them. Okay. Thank you. Thank you, sir. May I now request Mukesh Rajput ji from Khabre Abhi Tak, Haryana and Himachal to ask his question. Mukesh Rajput ji. Mukesh Rajput ji, you have to unmute yourself. जी शुक्रिया सुरजेवाला जी। राहुल जी नमस्कार। मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा, आप ही के पिताजी कहा करते थे कि सरकार जो पैसा देती है, 1 रुपया देती है तो 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं। और आज की तारीख में ये जो परसेंटेज बढ़ा है, घटा है, क्योंकि सरकार हमेशा ही सहायता करना चाहती है, लेकिन जिस तक वो सहायता पहुंचनी चाहिए वो सहायता पहुंचती 15% थी जब कांग्रेस का शासन था। आज कितना पहुंचती है, एक तो मैं ये जानना चाहूंगा। और जिस तरीके से ये जो कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया में फैली है, तो उस वक्त जब लॉकडाउन का फैसला लिया गया, क्या वो सही फैसला था, या फिर आज जिस तरीके से जो चौथा चरण इसका आने वाला है और उसमें तमाम जो चीजें हैं उनको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। तो आपकी दृष्टि में अर्थव्यवस्था जरूरी है, लोगों का सही सलामत रहना जरूरी है, किस तरीके से आप इन सब चीजों को देखते हैं? ये जो आप एक चॉइस दिखा रहे हैं जी, कह रहे हैं कि या अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट किया जाए या हेल्थ को देखा जाए, ये एक फॉल्स चॉइस है। ऐसी कोई चॉइस नहीं है। हिंदुस्तान काफी इंटेलिजेंट देश है। हम अगर ठीक से प्लानिंग करेंगे तो हम दोनों चीजों को बैलेंस करके निकाल सकते हैं। मैं यहां ये नहीं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन ठीक था, लॉकडाउन गलत था। मुझे ये दिख रहा है कि लॉकडाउन हुआ और अब हमें लॉकडाउन से होशियारी से, इंटेलिजेंस से, समझदारी से निकलना है। किस प्रकार निकलना है? ना हमें इकोनॉमी को सैक्रिफाइस करना है, ना हमें अपने बुजुर्ग लोगों को सैक्रिफाइस करना है। यही तो प्लानिंग होती है। इसीलिए तो प्लानिंग की जाती है कि ये जो कॉम्प्रोमाइजेस होती हैं, ये सही कॉम्प्रोमाइज हम निकाल पाए। तो आइडिया होना चाहिए कि जो हमारे रिस्की लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको पूरा प्रोटेक्ट करें और अर्थव्यवस्था को जल्दी से जल्दी शुरू करें। ये एक चॉइस नहीं है, ये एक फॉल्स चॉइस है कि एक ही करा जा सकता है, दोनों करे जा सकते हैं। Thank you, sir. May I now request Asif Iqbal ji from Z Salam. Ragna ji, I'm coming to you also. Asif Iqbal ji from Z Salam. राहुल जी आदाब। मैं ब्लू शर्ट में हूं और मुझे उम्मीद है जी सर, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने इतनी बड़ी पहल की। आपकी मीडिया टीम भी बधाई की पात्र है कि इस तरह की इनोवेशन हुई
राहुल जी, इस वक्त आप जर्नलिस्ट हो गए हैं, आप दो बड़े लोगों से आपने बातचीत की, बहुत सारे सवाल किए, रघुराम राजन जी से और अभिषेक चटर्जी से, तो उन दोनों लोगों से आपको क्या पॉइंटर मिला? वो ऐसे कौन से गुरु मंत्र कह ले या तमाम सवालों के आपके जवाब कह ले जो आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन लोगों ने आपको कुछ पॉइंटर दिए हों? वो पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। और उसी में छोटा सवाल और कि क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं इस वक्त कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता, सरकार पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं बस आगे की मुझे चिंता है, क्योंकि आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि आगे तूफान आने वाला है। वो कौन सा ऐसा तूफान होगा जिसके जवाब के लिए आपको जो सजेशन है जो आप केंद्र सरकार को देना चाहते हैं? क्योंकि आपने कहा कि मैं दबाव बनाना चाहता सरकार पे कि सरकार हमारी तमाम सवालों को गंभीरता समझे और जाने और उसका इलाज ढूंढे। तो प्लीज। देखिए, आपका पहला सवाल क्या था? सॉरी सर, दोनों लोगों से आप मुलाकात की, आपने सवाल किए, रघुराम राजन जी और अभिषेक। देखिए, मैं जर्नलिस्ट नहीं बन रहा हूं, तो आपको मतलब घबराना नहीं चाहिए, मैं आपका रोल नहीं अपना रहा हूं। मैं अपने काम में मेरे बहुत सारे लोगों से बातचीतें होती हैं, कॉन्वर्सेशंस होते हैं, और वो बंद ऑफिस में होते हैं, बंद कमरों में होते हैं, मगर कभी कभी वो जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, काफी गहरे होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं, जो मेरी जो बातचीत होती है, एक झलक मैं बाहर भी दिखा दूं। क्यों ये सिर्फ मेरे ऑफिस के अंदर या बंद कमरे में रहे, क्यों नहीं मैं थोड़ी एक झलक बाहर दिखा दूं? तो आइडिया ये था। और आपने शब्द प्रयोग किया बड़े आदमी। देखिए, मेरे मुताबिक बड़ा कोई नहीं होता है, ज्ञान सबके पास होता है, समझ सबके पास होती है। तो जरूर हमने रघुराम राजन जी से बात की, जरूर हमने नोबेल लॉरिएट से बात की, मगर हम आम जनता से भी बात करते हैं, हम किसानों से भी बात करते हैं, हम मजदूरों से भी बात करते हैं। तो ये भी कॉन्वर्सेशन जो होते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे, घबराइए मत। मैं सिर्फ जो बंद कमरे में मुझे सुनाई दे रहा है, मैं बाहर जनता को एक झलक दिखाना चाहता हूं। तो ये रही पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या था? आप म्यूट हो गए हैं सर। सर, ये कि आपने कहा कि मैं सरकार पे दबाव डालना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार हमारे तमाम सवालों के जवाब दे। तो वो ऐसे कौन से बड़े सवाल हैं या सजेशन हैं जो आपको लगता है केंद्र सरकार को इस वक्त देना बेहद जरूरी है? वो मैंने 2-3 बार बोला, और मैं प्यार से दबाव डालना चाहता हूं। मैं सजेशन दे रहा हूं, मुझे भरोसा है कि सरकार इनको कंसिडर करेगी, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, मजदूरों से मैंने बात की है, इकोनॉमिस्ट से मैंने बात की है, कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री से बात की है, छोटे बिजनेस वालों से बात की है। और जो मैं कह रहा हूं, डिमांड क्रिएशन की जो बात की, सीधा पैसा डालने, बैंक अकाउंट में पैसा डालने की बात की, ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की सोच है, और मैं उस सोच को आगे रख रहा हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बात को नरेंद्र मोदी जी गंभीरता से लेंगे, इसको नरेंद्र मोदी जी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। मेन बात है कि जो इकोनॉमी है, उस इंजन को, जैसे इंजन को प्राइम किया जाता है, कार्बोरेटर में फ्यूल डाला जाता है, उस इंजन को एकदम प्राइम करने की जरूरत है, एकदम इंजन में फ्यूल डालने की जरूरत है, और आज करने की जरूरत है। थैंक यू सर। मे आई नाउ गो टू कर्नाटका, टू TV9, our friend Ranganath Bhardwaj ji. Ranganath ji is right here. Can you please ask you first unmute yourself, sir? Ranganath ji, you are not unmuted. सुन रहे?
राहुल जी नमस्कार. Namaskar. Blue background, black shirt. Found you. Can I have some water, please?